नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के सी बायो क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो एक एक दो दो नंबर में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक किसे कहते हैं? तो जनक से संतानों में गुणों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। जो माता पिता होते हैं, जनक होते हैं, उनसे संतान जब उत्पन्न होती है तो जो गुण हैं, जनकों के जो गुण होते हैं वो संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, उसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। और किसके द्वारा होती है? जी डीएनए के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक अनुवांशिकी का एक उदाहरण दीजिए। तो पॉलीजेनिक अनुवांशिकी का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य में त्वचा का रंग। ये कैसा उदाहरण है पॉलीजेनिक अनुवांशिकी का? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने। तो ये पेपर में पूछा जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने। पुष्प के रंग के संदर्भ में अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाले पौधे का नाम बताइए। तो जो मेंडल का जो पूर्ण प्रभाविता का जो नियम था वो तो उन्होंने अपने जो उद्यान मटर थी उसके ऊपर किया था, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम हमने पढ़ा था वो किसके ऊपर पढ़ा था? मिराबिलिस जलापा के ऊपर पढ़ा था हमने। उत्परिवर्तन के मुख्य प्रकार बताइए। तो उत्परिवर्तन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? जीन उत्परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तब म्यूटेशन हो जाता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जब गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो जाता है तब भी म्यूटेशन हो जाता है। तो उत्परिवर्तन के दो प्रकार हमने बता दिया आपको, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। छठा क्वेश्चन है, अनुवांशिकी की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को अनुवांशिकी इकाई कहते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है जीन, जो गुणसूत्रों के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन को होते हैं सबसे छोटी इकाई होती है अनुवांशिकी की, जो जनक से संतानों में गुणों का ट्रांसफ़र करती, स्थानांतरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील किसे कहते हैं? तो एलील किसे कहते हैं? प्रत्येक लक्षण के निर्धारक या कारक कहलाते हैं। प्रत्येक लक्षण के जो निर्धारक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारक। मेंडल ने इसे कारक कहा था। यदि कारक लक्षण के विकल्प को दर्शाता है तो एलील कहलाता है। ठीक है, मतलब एलील जो होते हैं वो कारक से भी छोटे होते हैं, और कारक के जो विकल्प हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। अगर किसी कारक के दो विकल्प हैं तो इसका मतलब दो एलील हैं उसके। अगला क्वेश्चन है 8, F1 व F2 पीढ़ी किसे कहते हैं? तो F1 पीढ़ी का मतलब क्या होता है और F2 पीढ़ी का मतलब क्या होता है? 8वां क्वेश्चन, विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों की संततियाँ F1 पीढ़ी कहलाती हैं। तो विपर्यासी लक्षण हमने लिया था लंबा पौधा और बौना पौधा, इन दोनों की जो संतति हुई थी तो वो F1 पीढ़ी कहलाती थी। ठीक है, जिसमें सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते थे, जबकि F2 संततियाँ F1 जनकों से उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न हुई थी उनके अगर बीच हम क्रॉस कराएं तो उनकी जो संतानें होंगी, वो जो संतानें दूसरे नंबर की होंगी उसे हम कहेंगे F2 पीढ़ियाँ, F2 जनरेशन कहेंगे, F2 संततियाँ कहेंगे। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर की कुल कितनी शुद्ध किस्मों का चयन किया था? तो कुल 7 शुद्ध किस्मों का चयन किया था। तो लक्षण कितने हुए? 14 ही तो हुए। 7 शुद्ध किस्में ली थी, इसका मतलब सब में 2-2 लक्षण थे, हर किस्म में 2-2 लक्षण लिए थे विपर्यासी लक्षण, तो टोटल लक्षण कितने हुए? 14। और किस्में कितनी हुई शुद्ध किस्में? 7। आनुवंशिक प्रतीत ए तथा AC किसको दर्शाते हैं? तो आनुवंशिक प्रतीत जो हम लिखते हैं AA या फिर AC किसको दर्शाते हैं? तो AA का मतलब होता है समयुग्मी प्रभावी, समयुग्मी प्रभावी, और वो ये AC जो होता है विषम युग्मी संकर। तो विषम युग्मी संकर जो AA अर्थात क्या है? ये दोनों कैपिटल A हैं, इसका मतलब क्या? प्रभावी हैं। और समयुग्मी है क्योंकि दोनों समान है, A और A मतलब दोनों ही समान है। दूसरे में AC है, मतलब एक A है और दूसरा C है, मतलब दोनों विषम है, एक दूसरे विषम युग्मी हो गए। और विषम युग्मी होते तो एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, तो ये कैसा हो गया? ये संकर हो गया।
मेंडल के प्रयोगों के लिए किस पदार्थ का चयन किया गया? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पदार्थ का चयन किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। और कौन सी मटर थी? उद्यान मटर के पौधे का चयन किया था, जिसका नाम हम बॉटिकल नेम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम का यूज़ किया था। 12वां क्वेश्चन है, विषम युग्मजी हेटेरोजाइगोट किसे कहते हैं? तो दो विभिन्न युग्म विकल्पी युक्त जीव को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ऊपर आया था ए सी, इस कैप ए और सी ये विषम युग्मजी, ऐसी विषम युग्मजी कौन सा हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो जीनोटाइप का मतलब जीव के जीनी संगठन को हम जीनोटाइप कहते हैं। जीव के जीनी संगठन को, जो जीन होते हैं उनके संगठन को हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। प्लियोट्रोपिक जीन किसे कहते हैं? बहु प्रभाव वाले जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब जो होता है कि जिनका एक जीन होगा और प्रभाव उसके कई तरह के होंगे, अलग अलग प्रभाव होंगे। तो बहु प्रभाव वाले जीन को हम कहेंगे प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। घातक जीन का एक उदाहरण दिया, हसियाकार कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। ये घातक जीन का एक उदाहरण है। जीन में जो पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से जो होता है हसियाकार कोशिका अरक्तता होती है। अगला क्वेश्चन है छठा 16वां, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। म्यूटाजन किसे कहते हैं? म्यूटाजन वो होते हैं जो म्यूटेशन के लिए प्रेरित करते हैं, म्यूटेशन का कारण होते हैं, वे म्यूटाजन कहलाते हैं। उत्परिवर्तनकारी कारकों को हम म्यूटाजन कहते हैं, अर्थात उत्परिवर्तन जिसकी वजह से हो रहा है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से, पराबैंगनी किरणों की वजह से उत्परिवर्तन हो रहा है तो पराबैंगनी किरणें क्या हो गई? म्यूटाजन हो गई। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। समान गुणसूत्र पर स्थित जीन्स की एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? सहलग्नता। से हम साथ साथ लग्न बने रहना, जो सहलग्नता कहलाती है। अगर दो जीन्स हैं वो साथ साथ एक गुणसूत्र पर स्थित हैं और साथ साथ ही संतति में क्या कहलाएंगे? सहलग्नता। तो ये क्रिया कहलाएगी सहलग्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रकार के म्यूटेशन बताइए। 3 प्रकार के म्यूटेशन जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है। विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज आपने बताए थे अभी, ताप टेम्परेचर और रसायन। ये तीन म्यूटेशन है। ये तीनों क्या हैं? म्यूटेशन। मॉर्गन ने अपने साइनोजेनिक अध्ययन के लिए किस जंतु का चुनाव किया? तो किसका मॉर्गन ने किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो मक्खी थी उसका इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी का इन्होंने चुनाव किया था और इस पर ही अपने अध्ययन किया था। अगला है सहलग्नता के 2 उदाहरण, 2 प्रकार बताइए। पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। 22वां देखिए, 2 समजात गुणसूत्र किस स्थल पर विनिमय करते हैं? केंद्र के अंदर। 2 समजात गुणसूत्र, जो समजात एक जैसे जो गुणसूत्र होते हैं, किस स्थल पर विनिमय करते हैं? केंद्र पर, केंद्र के अंदर, केंद्रक के अंदर। हमेशा विनिमय कहाँ करेंगे? केंद्रक के अंदर। साइटोप्लाज्म में नहीं करेंगे, केंद्रक के अंदर करेंगे। 23 गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। वेरी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। डीएनए में प्यूरिन का पाइरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापित होना कौन सा उत्परिवर्तन कहलाता है? डीएनए में प्यूरिन का पाइरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापित होना, मतलब प्यूरिन हट जाए उसकी जगह पर पाइरिमिडीन आ जाए, तो कौन सा प्रतिस्थापन कहलाएगा? ट्रांसवर्जन। ये कौन सा प्रतिस्थापन कहलाएगा? ट्रांसवर्जन। कौन सा प्रतिस्थापन हो गया? ट्रांसवर्जन।
26 उस उत्प्रेरक क्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा किसी समष्टि में नए युग्म विकल्पी उत्पन्न होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है। डाउन सिंड्रोम किस असामान्यता के कारण होती है? 21वें गुणसूत्र में असमानता हो जाती है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। वंशावली विश्लेषण चार्ट में स्क्वायर तथा सर्किल थे दर्शाते हैं। स्क्वायर नर को और सर्किल मादा को दर्शाते हैं। 29 जनकों के वंशावली विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग से बचा जा सकता है? किस रोग से बचा जा सकता है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया या कैंसर? किन से? हीमोफीलिया से बचा जा सकता है। कैंसर से नहीं बचा जा सकता, सिंड्रोम से, और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से नहीं बचा सकता है। जीन पूल किसे कहते हैं भाई? बहुत जगह क्वेश्चन आता है। जीन पूल होता क्या है? एक व्यक्ति के समस्त जीनोटाइप को हम क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। जितना भी एक व्यक्ति का जिसके अंदर जितना भी जीनोटाइप है उसे हम कहेंगे जीन पूल। पूल कहते हैं समुद्र, जीन का समुद्र, पूल। जीन पूल को क्या कहते हैं? तालाब। तो जीन का पूरा तालाब है। एक व्यक्ति के अंदर कितना जीन का तालाब है वो जीन पूल कहलाता है। एक व्यक्ति के अंदर पूरा का पूरा जीनोटाइप जीन पूल कहलाता है। 31वां वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? वाल्टर सटन तथा बोवेरी ने। वैज्ञानिक का नाम याद है, वाल्टर सटन तथा बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। विस्थल लोकस किसे कहते हैं? गुणसूत्रीय परजीन की स्थिति को लोकस कहते हैं। गुणसूत्रीय परजीन की स्थिति को लोकस कहते हैं। 33वां मेंडल का एक संकर अनुपात बताइए। तो मेंडल का एक संकर अनुपात 3:1 है और द्वि संकर अनुपात कितना? 9:3:3:1 होता है। पुन्नेट वर्ग किसने दिया था? तो आरसी पुन्नेट ने पुन्नेट वर्ग दिया था। वंशागति के 3 नियम बताइए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। किसने वंशागति का विचार प्रस्तुत किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? उद्यान मटर पर, गार्डन पी पर, पाइसम सैटाइवम पर। समयुग्मजी होमोजाइगस से आप क्या समझते हैं? समयुग्मजी का अर्थ समानता से होता है। युग्म विकल्पी क्या है? एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो एक लक्षण एक ही होगा कि तुलनात्मक रूपों के जीन्स को युग्म विकल्पी कहते हैं। प्रभावी कारक क्या होता है? विषम युग्मकों के, जैसे एक लक्षण के तुलनात्मक, एक लक्षण कौन सा हो? लंबाई। और तुलनात्मक रूप कौन कौन से हुए? लंबा और बौना। ये तुलनात्मक लक्षण होगा। इनके जो जीन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे युग्म विकल्पी। प्रभावी कारक क्या होते हैं? विषम कारकों के युग्म में एक अपना प्रभाव दूसरे पर प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी कारक या डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। विषम युग्मजी पादप क्या होते हैं? किसी पौधे में किसी लक्षण के लिए दोनों जीन युग्म विकल्पी होने पर वह विषम युग्मजी कहलाता है। तो मतलब यह है कि पौधे के अंदर जो लक्षण है, एक किसी लक्षण के लिए दो युग्म विकल्पी हों। हमने ऊपर पढ़ा था जीन के 2 विकल्प होते हैं, बौना और लंबा। अब किसी पौधे में बौना भी है, लंबा भी है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विषम युग्मजी कहलाएगा। डीएनए रज्जु की ध्रुवता क्या है? तो संतानों के सभी संभव जीन प्रारूपों की प्रायिकता का निष्कर्ष निकालने का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है? डीएनए रज्जु कहलाता है। उन 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने 1990 में मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। तो वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? डी व्रीज, कॉरेंस तथा वॉन शेरमार्क। ठीक है, तो यहाँ तक आज यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।